नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ निकिता सजवान ममगे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। उत्तराखंड में बीजेपी का जेनजी फॉर्मूला। 2027 चुनाव में पार्टी का युवाओं पर फोकस, हारी सीटों पर दिग्गज नेताओं की परीक्षा। चंपावत के बनबसा रेलवे स्टेशन पर अब रुकेगी अमृतसर टनकपुर एक्सप्रेस। रंग लाई केंद्र रेल मंत्री से सीएम धामी की मुलाकात, मुख्यमंत्री ने किया था अनुरोध। राजधानी देहरादून में अग्निवीर योजना के खिलाफ कांग्रेस का मार्च, सरकार से की योजना को वापस लाने की मांग। रैली में शामिल हुए पूर्व सैनिक। और किच्छा से एसआईआर की नोटिस प्रक्रिया को लेकर खड़ा हुआ नया बखेड़ा। कांग्रेस विधायक ने ऑनलाइन आपत्तियों के खिलाफ खोला मोर्चा, दिखाए फर्जी फॉर्म 7 जांच की मांग। 2027 विधानसभा चुनाव में जेनजी कहीं बीजेपी का खेल बिगाड़ ना दे, इसके लिए पार्टी खास तैयारी कर रही है। इसी के साथ बीजेपी का फोकस उन 23 सीटों पर है जहां पिछले चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। हारी हुई सीटों को जिताने की जिम्मेदारी प्रदेश के मुखिया समेत सांसदों को दी गई है। यानी कि जिस चुनाव को बीजेपी आसान मान रही थी, उसे युवाओं ने चुनौतीपूर्ण बना दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी को हैट्रिक दिलाएगी जेनजी? देखिए रिपोर्ट। जेनजी ने बिगाड़ा बीजेपी का खेल, पार्टी के लिए जीत नहीं आसान। युवाओं पर फोकस की तैयारी, हारी सीट पर बड़े नेताओं को जिम्मेदारी। क्या बीजेपी को हैट्रिक दिलाएगी जेनजी? जेनजी ने बीजेपी की टेंशन इस कदर बढ़ा दी है कि पार्टी की कोर ग्रुप बैठक में भी चर्चा जेनजी की हुई। और न सिर्फ चर्चा हुई, बल्कि युवाओं पर खास फोकस करने के लिए रणनीति भी तैयार की गई। बैठक में युवाओं के लिए विशेष पहल करने के लिए कहा गया। इसी से समझा जा सकता है कि बीजेपी को अब 2027 की राह इतनी आसान नहीं दिख रही। पार्टी ने जेनजी के आक्रोश को देखते हुए आगामी चुनाव की प्लानिंग शुरू कर दी, क्योंकि हाल के 3 राज्यों के उपचुनाव में भी जेनजी बीजेपी को ट्रेलर दिखा चुकी है और पूरी पिक्चर तैयार हो उससे पहले पार्टी अपनी ऐसी रणनीति तैयार कर रही है ताकि जेनजी को अपनी तरफ खींच सके। वहीं इसी के साथ बीजेपी का खास फोकस उन सीटों पर सबसे अधिक रहने वाला है जहां पिछले चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। प्रदेश की 23 ऐसी सीटें जहां बीजेपी जीत नहीं पाई, लेकिन 2027 में उन सभी हारी सीटों को जीतने के लिए पार्टी ने बड़े चेहरों के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी है। सूबे के मुखिया से लेकर सांसद तक को हारी सीटों को जिताने की जिम्मेदारी दी गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जहां खटीमा सीट की जिम्मेदारी मिली, तो वहीं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी को बद्रीनाथ सीट जिताने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को पिरान कलियर सीट की जिम्मेदारी मिली है। इसी तरह बाकी हारी हुई सीटों पर भी संगठन, मंत्री और सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित रूप से देखिए, कल कोर कमेटी की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में गंभीरता से चर्चा हुई है। उसमें कई वरिष्ठ नेताओं को विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी भी दी गई है, जिनके ऊपर उस विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए और विकास के संबंध में और उस क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा और वहाँ के कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने की जिम्मेदारी दी गई है। और जो 23 विधानसभा क्षेत्रों का आप जिक्र कर रहे हैं, उनमें भी पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं को, दायित्वधारियों को, मंत्रियों को, वरिष्ठ सांसदों की भी जिम्मेदारी लगाई गई है। हर क्षेत्र में वो वहाँ जाके बूथ स्तर पर पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। बीजेपी की बैठक और रणनीति को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि बीजेपी चाहे कितनी भी बैठकें क्यों न कर ले, कोई फायदा नहीं होने वाला। धामी जी को कोई जिम्मेदारी मिली है। जब मुख्यमंत्री रहते हुए धामी अपनी विधानसभा नहीं जीत पाए तो क्या जिम्मेदारी मिली है? आप देखना, जितने मंत्री बने इनमें 90% चुनाव हारेंगे, 80% तो हारेंगे। अब जिस दिन रिजल्ट खुलेगा उत्तराखंड का, 80% मंत्री चुनाव हारेंगे। और जो अभी बने ना मंत्री फुई फाई करने के लिए, अब बाकी क्या करेंगे भाई? 5-6 महीने में तो विभाग को नहीं समझ सकते। मानो स्वास्थ्य विभाग का कोई मंत्री बना, सुबोध भाई,
150 सीट के लिए, MBBS की सीट के लिए कितना बेड का हॉस्पिटल चाहिए मालूम नहीं। लोकतंत्र में जब वोटर्स अपनी ताकत को पहचानते हैं तो सरकार से सवाल पूछना आसान हो जाता है। शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर से युवाओं की आवाज उठी, उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी और इस गूंज का असर भी हुआ। युवाओं की इस आवाज और ताकत ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की नींदें उड़ा दी है। इस कदर बेचैन कर दिया है कि पार्टी को जेनजी के लिए खास प्लान तैयार करना पड़ रहा है। वहीं हारी हुई सीटों को जीतने के लिए पार्टी इस कदर पूरी ताकत झोंक रही है, मानो बाकी सीटों की जीत पहले से ही पक्की हो। बहरहाल देखना होगा कि बीजेपी की बेचैनी के बीच 2027 को लेकर होने वाली ये तैयारी कितना फायदा पहुंचाती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार और सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजनीति में कुमाऊं मंडल हमेशा सत्ता की चाबी माना जाता है, क्योंकि यहां विधानसभा की 29 सीटें हैं और यह क्षेत्र राजनीतिक संतुलन तय करता है। ऐसे में 8 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का हल्द्वानी दौरा एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीतिक शुरुआत मानी जा रही है। कांग्रेस के इस रैली के जरिए राहुल गांधी की देहरादून सभा के बाद अब कुमाऊं में संगठन और माहौल दोनों को मजबूती करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। सत्ता की चाबी पर कांग्रेस की नजर, कुमाऊं में कांग्रेस बना रही पकड़, खड़गे का दौरा कितना डालेगा असर। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में तमाम राजनीतिक दल इस वक्त बड़ी मेहनत कर रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड की जनता का ध्यान अपनी ओर कैसे खींचा जाए, इसी जुगत में तमाम राजनीतिक पार्टियां लगी है। हाल ही में बीजेपी के कई दिग्गज नेता उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी उत्तराखंड का दौरा किया। 2027 के विधानसभा चुनाव को धार देने के लिए कांग्रेस लगातार अपने दिग्गज नेताओं को उत्तराखंड में उतारने का भी काम कर रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हो या फिर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उन्होंने भी उत्तराखंड में आकर युवाओं के बीच अपनी छाप छोड़ने का काम किया। उत्तराखंड की राजनीति में कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही अहम भूमिका निभाते हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं को सत्ता की चाबी के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि 8 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुमाऊं दौरे पर आ रहे हैं, जिसे लेकर उत्तराखंड कांग्रेस में काफी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद प्रियंका गांधी का भी उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। उत्तराखंड में कुमाऊं को सत्ता की चाबी क्यों माना जाता है, इसे बीते विधानसभा चुनाव परिणाम के आंकड़ों से समझिए। बीजेपी और कांग्रेस में आखिर कैसी टक्कर रही। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से 29 सीटें कुमाऊं मंडल से आती हैं। किसी भी दल के लिए सरकार बनाने में कुमाऊं की भूमिका बेहद अहम रहती है। 2017 विधानसभा चुनाव में कुमाऊं की बात करें तो बीजेपी ने मोदी लहर के बीच कुमाऊं में शानदार प्रदर्शन किया। लगभग 21 सीटें बीजेपी के खाते में गई। कांग्रेस 8 सीटों में सिमट गई। नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर में बीजेपी का दबदबा रहा। 2022 विधानसभा चुनाव कुमाऊं में कांग्रेस ने कुछ क्षेत्रों में वापसी की। बीजेपी करीब 18 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस ने लगभग 11 सीटें जीतकर अपनी स्थिति मजबूत की। यानी 2017 की तुलना में कांग्रेस ने करीब 3 सीटों का फायदा उठाया, जबकि बीजेपी को उतना ही नुकसान हुआ। खड़गे की हल्द्वानी रैली में कांग्रेस को 3 बड़े राजनीतिक संदेश देने का मौका मिलेगा। कुमाऊं में संगठन को एकजुट करना, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरना, बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई और पलायन जैसे स्थानीय मुद्दों को केंद्र में लाकर बीजेपी को घेरना। वहीं खड़गे के दौरे को लेकर पार्टी के नेताओं में ऊर्जा नजर आ रही है। कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत का कहना है कि खड़गे के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 45 से अधिक सीटों से जीत कर आएगी और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बहुत फर्क पड़ेगा। अभी बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली हमारी आंधी आए तूफान है। हमारी ऐतिहासिक रैली जो है हल्द्वानी में होने वाली, जगह कम पड़ जाएगी। जिस तरह इन्होंने अगर हमको परेड ग्राउंड दिया होता राहुल गांधी जी छात्रों गूंज के कार्यक्रम में, आप देखते कितनी भीड़ होती। इस बार एक तरफा होगा। मैं आज कह रहा हूं जो माहौल है, पहले मैं कह रहा था 40 से के आसपास सीटें जीतेगी कांग्रेस, अब मैं कह रहा हूं 45 अधिक सीटें कांग्रेस जीतेगी।
वहीं बीजेपी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तराखंड दौरे पर तंज कस रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा जोशी ने कहा कि कांग्रेस के जितने भी नेता उत्तराखंड आते हैं वो केवल पर्यटन के तौर पर यहाँ घूमने के लिए आते हैं। क्या जितने भी कांग्रेस के अभी तक के राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ आए हैं वो क्या संगठन को कमज़ोर करके गए हैं कि अब खड़गे जी आएंगे वही मजबूत करेंगे? कांग्रेस के नेता केवल यहाँ पर राजनीतिक पर्यटन करने के लिए आते हैं और 2-1 दिन राजनीतिक पर्यटन करने के बाद वो वापस दिल्ली चले जाते हैं। माननीय खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद दूसरी बार उत्तराखंड आ रहे हैं। पार्लियामेंट के चुनाव में कहीं नहीं दिखाई दिए, नगर निगम के चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव हुए, अन्य चुनाव हुए, तब कहीं नहीं दिखाई दिए। निश्चित रूप से असेंबली के चुनाव हैं तो उसमें आएंगे खड़गे साहब भी क्या अन्य नेता भी आएंगे उसमें, और उनका काम केवल राजनीतिक पर्यटन करना होता है। हल्द्वानी की ये रैली कांग्रेस के लिए मनोबल बढ़ाने और चुनावी अभियान को गति देने के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। हालांकि देखना होगा कि खड़गे की रैली के बाद संगठन, उम्मीदवार चयन और जनसंपर्क को कितना प्रभावी ढंग से पार्टी आगे बढ़ाती है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि चुनाव नजदीक आते आते कांग्रेस के नेताओं के सुर बदलने लगते हैं और कांग्रेस गुटबाजी का शिकार हो जाती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। चंपावत के बनबसा रेलवे स्टेशन पर अब अमृतसर टनकपुर एक्सप्रेस रुकेगी। बता दें कि केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीएम धामी के अनुरोध पर बनबसा रेलवे स्टेशन पर अमृतसर टनकपुर एक्सप्रेसवे के ठहराव को स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में रेल मंत्री ने मुख्यमंत्री को आधिकारिक पत्र भेजकर जानकारी दी है। सीएम धामी ने इस फैसले पर पीएम मोदी और केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। सीएम ने कहा कि इससे सीमांत क्षेत्र के लोगों, व्यापारियों, छात्रों और श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में सीएम धामी ने एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स से मुलाकात की। इस दौरान एनसीसी महानिदेशक ने दूरस्थ क्षेत्रों में नई एनसीसी इकाइयों के गठन और विस्तार की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने उत्तराखंड में आधुनिक परीक्षण, अवसंरचना के विकास और प्रस्तावित एनसीसी अकादमी की स्थापना सहित कई योजनाओं की रूपरेखा से सीएम धामी को अवगत कराया, जहां सीएम धामी ने भी राज्य में एनसीसी के विस्तार को सहयोग देने का आश्वासन दिया। अग्निवीर योजना के विरोध में कांग्रेस ने एक बार फिर हल्ला बोल किया है। देहरादून में कांग्रेस ने मार्च निकाला जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्होंने अग्निवीर योजना को वापस लेने की मांग उठाई। रिपोर्ट देखिए। अग्निवीर योजना के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। देहरादून में कांग्रेस का हल्ला बोल। पूर्व सैनिकों ने दिया समर्थन। केंद्र सरकार से योजना वापस लेने की मांग। अग्निवीर योजना का विरोध कांग्रेस पार्टी शुरू से लेकर अब तक करती रही है। समय समय पर इस योजना के लिए विपक्ष आवाज भी उठाता रहा। आज एक बार फिर कांग्रेस ने देहरादून में अग्निवीर योजना के खिलाफ मार्च किया। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक शामिल हुए। दरअसल देहरादून स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से लैंसडाउन चौक तक विरोध रैली निकाली गई। कांग्रेस नेताओं ने अग्निवीर योजना को सैनिकों के सम्मान के खिलाफ बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर इस योजना को समाप्त करेगी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुई रैली लैंसडाउन चौक तक पहुंची और फिर वापस प्रदेश कार्यालय पर समाप्त हुई। प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सैनिक कांग्रेस राम रतन नेगी, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत और प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अग्निवीर योजना को वापस लेने की मांग की। देखिए, अग्निवीर योजना बंद नहीं हुई तो उत्तराखंड का पूर्व सैनिक, उत्तराखंड की हर माँ, उत्तराखंड की हर बहन, उत्तराखंड का हर बाप, उत्तराखंड की हर पत्नी इसी तरह संघर्ष करेगी। आंधी आए, तूफान आए, चाहे जो परिस्थितियां हो, जब तक अग्निवीर योजना समाप्त नहीं हो जाती तब तक हमारा यह संघर्ष जारी रहेगा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि अग्निवीर योजना युवाओं और सेना दोनों के हित में नहीं है और इससे सेना की पारंपरिक भर्ती व्यवस्था प्रभावित हुई है। नेताओं ने कहा कि कांग्रेस यदि केंद्र की सत्ता में आती है तो इस योजना को निरस्त कर पूर्व की नियमित भर्ती व्यवस्था को बहाल किया जाएगा।
अब उत्तराखंड के लोगों के ऊपर, देश के ऊपर, देश की सुरक्षा के ऊपर जिस तरह से अग्निपथ योजना को थोपा गया है और अग्निवीर 4 साल के अनट्रेंड, कम ट्रेंड सोल्जर्स को हमारे देश की सुरक्षा के लिए भेजा गया है, ये हमारे देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ है। प्रधानमंत्री खुद तो कॉम्प्रोमाइज्ड है, अडानी अंबानी की उत्पत्ति के लिए या उसके विस्तार के लिए काम कर रहे हैं, और इस कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री ने हमारे देश को कॉम्प्रोमाइज्ड सेना देने का काम किया है, कॉम्प्रोमाइज्ड सैनिक देने का काम किया है। ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। कांग्रेस देश की सुरक्षा के साथ है, युवाओं के भविष्य के साथ है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने फैसला लिया कि हम पहली कलम से, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, पहली कलम से अग्निपथ योजना को खत्म करेंगे, अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे। कांग्रेस सत्ता में आते ही अग्निवीर योजना को बंद करने की बात कह रही है, लेकिन देश में चुनाव अभी दूर है और अगर प्रदेश की सत्ता में आने से इस योजना को बंद करने का दावा किया जा रहा है तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये केंद्र की योजना है। अग्निवीर योजना को केवल केंद्र सरकार ही बंद या बदलाव कर सकती है। राज्य सरकारों के पास इस योजना को बंद करने का कोई कानूनी या प्रशासनिक अधिकार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस का ये वादा महज चुनावी बयान से ज्यादा और कुछ नहीं माना जा सकता। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि केंद्र में अगर सत्ता आती है तो इसमें बदलाव किया जाएगा। अब ऐसे में देखना होगा कि समय समय पर अग्निवीर योजना के खिलाफ विपक्ष का यह हल्ला बोल सत्ता पक्ष पर कितना असर डालता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 2036 ओलंपिक संकल्प कांवड़ यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने हरिद्वार में पंच दशनाम जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय महामंत्री महंत हरिगिरि महाराज और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज से भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। बता दें कि रेखा आर्या कांवड़ यात्रा 10 अगस्त को हरिद्वार की हर की पैड़ी से गंगा जल लेकर ऋषिकेश स्थित वीरभद्र महादेव मंदिर तक निकाली जाएगी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि उनकी कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के उस संकल्प का प्रतीक है जिसमें भारत 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। देखिए, कांवड़ यात्रा 10 अगस्त को इसी संकल्प के साथ में ये यात्रा कांवड़ के रूप में की जा रही है कि हम सब लोग चाहते हैं, और ये हमारी जो देवभूमि है वो ऊर्जावान भूमि है, और इस ऊर्जावान भूमि से एक जो राष्ट्रीय संकल्प है जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है कि 2036 का ओलंपिक जो है वह भारत में ही हो, 2036 का ओलंपिक की मेज़बानी भारत करे, भारत जो है वह खेल महाशक्ति के रूप में उभरे। तो ये दोनों ही संकल्प को जो है वो पूर्ण करने के लिए खेल मंत्री होने के नाते और इस देवभूमि होने के नाते जहाँ से हर विचार को एक ऊर्जा जाती है, वो ऊर्जा देने के लिए जो एक संकल्प का धारण 10 अगस्त को होगा। ये संकल्प हमारे महंत हरिगिरि जी महाराज जी के, जो कि जूना अखाड़ा के महामंत्री भी हैं और उसके संरक्षक भी हैं, उनके आशीर्वाद से ये संकल्प लिया जाएगा। और किच्छा से एसआईआर की नोटिस प्रक्रिया को लेकर नया विवाद सामने आया है। कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहर ने आरोप लगाया कि हजारों मतदाताओं के खिलाफ फर्जी तरीके से ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करवाई जा चुकी हैं। उन्होंने दावा किया है कि अब तक करीब 2000 मतदाताओं ने नाम वोटर लिस्ट से काटे जा चुके हैं। मामले में उन्होंने उप जिलाधिकारी गौरव पांडे से शिकायत की है। शिकायत में बताया गया कि महज 4 दिनों में हजारों मतदाताओं के खिलाफ ऑनलाइन फॉर्म 7 को भरा गया है। बता दें कि कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहर ने फर्जी शिकायतकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उधर उप जिलाधिकारी गौरव पांडे ने भी जांच की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपत्तियां लगाकर वोट कटवाने का काम कर रहे हैं। 2000 वोट जिस दिन से ये शुरू हुआ है उस दिन से 2 तारीख से 1 तारीख से लेके और 4 तारीख तक 4 दिन में इन्होंने 2000 वोटों पे आपत्तियां लगाई हैं और एक विशेष वर्ग पे लगाई हैं। मुस्लिम समुदाय को वोट से वंचित करना चाहते हैं, तो इस तरह से नहीं हो सकता। मैंने उसकी कंप्लेंट की है। 2000 वोट दिखाए हैं उनको जो एक ही वर्ग के कट रहे हैं, काटने के लिए किया गया। मेरी जोगदंडई से बात हुई है चुनाव आयोग से भी, उनका भी कहना है, एसडीएम साहब को भी हमने पूरा रिटर्न में सारी डिटेल्स के साथ दिया है। जिन लोगों ने आपत्तियां लगाई हैं अब तक 100 कुछ लोग 22 लोग हैं, और इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 90-90, 50-50, 40-40, 80-80 आपत्तियां लगाई हैं। संबंध में ही बातें कही गई हैं कि मल्टीपल शिकायतें की जा रही हैं, इत्यादि इत्यादि काफ़ी सारी बातें की गई हैं। मैं फिर से वही बात कहूँगा कि
एक प्रक्रिया का हिस्सा है। और जो आप जानते हैं ECI की सारी चीज़ें ऑनलाइन भी चलती हैं और प्रक्रिया के तहत ही जो उसके नेक्स्ट फेज़ हैं उसमें नोटिस इत्यादि जारी करके सुनवाई करके उनका निस्तारण किया जाएगा। प्रदेश में SIR प्रक्रिया के तहत जारी हुए नोटिस को लेकर नई बहस छिड़ गई है। गदरपुर से पूर्व कांग्रेस विधायक प्रेमानंद महाजन ने निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले कई लाख पात्र मतदाताओं को वोट काट सकता है। उधर बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने कांग्रेस नेता प्रेमानंद महाजन के लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि जरूरी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद वोटर लिस्ट को सही किया जा रहा है। नाम कटवाना, किसी का नाम 2 जगह खुद ही कटवाना चाहे तो फॉर्म नंबर 7 भर दे, नाम कट जाता है। नाम नंबर 8 प्रपत्र का जो 8 नंबर है, इसमें नाम के त्रुटि संशोधन के लिए है। त्रुटि किसी के नाम पे कोई अक्षरिक ज्ञान वो आपके त्रुटियां हैं, कोई नाम शॉर्ट कहीं पूरा नाम लिखा था तो कहीं शॉर्ट हो गया, तो कुल मिला के उन त्रुटियों को सुधार करने के लिए तो इस समय जो बड़ी समस्या है, जिसमें ये अभी कम से कम 1,500 वोट बल्क के हिसाब से काट दिया है, लोगों को पता ही नहीं है। ये जो नोटिस के अलावा ये खेल है। कुमाऊं में SIR को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी तहसील के कई मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया है और उन्होंने बूथ पर चल रहे SIR के कार्यों का जायजा लिया। कुमाऊं कमिश्नर ने मतदान केंद्रों पर उपलब्ध अभिलेखों, प्रपत्रों और सत्यापन प्रक्रिया को भी जांचा। बता दें कि उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में मतदाता सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए। SIR की प्रक्रिया अभी गतिमान है और पूर्व में जो सिस्टम से नोटिस जनरेट हुए हैं विसंगतियों की वजह से उनकी सुनवाई अलग अलग बूथ्स पे चल रही है और इसमें BLOs को भी निर्देश हैं कि वो अपने बूथ्स पे अवेलेबल रहेंगे और जो AEROs हैं उनका भी एक शेड्यूल बना हुआ है कि किस तारीख वो कहाँ पे रहेंगे। सबसे पहले तो मैं ये देखना चाह रहा था कि जो विसंगतियाँ आई हैं उसकी तामीली की क्वालिटी कैसी रही है, कैसे हुई है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि तामीली सबको हुई है और जो उसमें रसीदें हैं वो भी हमारे पास ली गई हैं, फोटोग्राफ्स भी लिए गए हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो विसंगतियां हैं इसमें बहुत बड़ा परसेंटेज वो है जो कि नाम की विसंगति है। उसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता है, फादर के नेम में कुछ हो सकता है कि थोड़ा बहुत एक आध अक्षर इधर उधर हो गया हो और कहीं पे नाम इंग्लिश में लिखवाया हो, उसमें गलती हो, बहुत मामूली है। तो मैं आपके माध्यम से एक्चुअली पब्लिक को भी ये बताना चाह रहा हूँ कि सिस्टम से जनरेट हुई हैं और उद्देश्य इसका ये है कि इलेक्टोरल रोल साफ सुथरा हो, हेल्दी हो। तो इसमें किसी प्रकार का घबराना, कोई पैनिक का ये इश्यू नहीं है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा नए रिकॉर्ड बना रही है। मॉनसून के सीजन में भी बड़े पैमाने पर श्रद्धालु 4 धामों में पहुंच रहे हैं। पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने बताया कि अब तक करीब 47 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 4 धामों में दर्शन कर चुके हैं। उनकी माने तो इस साल की यात्रा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। उन्होंने बताया कि पिछले साल की यात्रा में करीब 50 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, लेकिन इस साल मानसून सीजन में हर दिन केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में 8,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि पर्यटन विभाग केदारनाथ धाम के पुराने रूट को भी तैयार करवा रहा है। इस बार देखिए, इस बार यात्रा बहुत अच्छी तरह से चल रही है और लास्ट ईयर जो संख्या लगभग 50 लाख के करीब थी वो 46 लाख ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। और जैसे आजकल भी बरसात के टाइम में आपके केदारनाथ हो या बद्रीनाथ में हो, लगभग 8-8 हज़ार से ज़्यादा लोग वहाँ पर दर्शन के लिए श्रद्धालु जा रहे हैं। और वैसे भी हेमकुंड साहिब में जो लास्ट ईयर लगभग 2 लाख लोगों ने विज़िट किया था, वो ऑलरेडी वो संख्या नंबर्स वगैरह क्रॉस कर चुके हैं। तो कुल मिला के अगर बद्रीनाथ और केदारनाथ में अगर हम देखते हैं तो लगभग 16.5 लाख लोगों ने बद्रीनाथ में विज़िट कर लिया और 14.5 लाख के करीब लोगों ने केदारनाथ धाम के दर्शन कर लिए हैं। और यमुनोत्री और गंगोत्री में 6.5 लाख और 7 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने विजिट कर लिया। गुरुवार को कैलाश मानसरोवर यात्रा का 9वां दल अपने अगले पड़ाव के लिए रवाना हुआ। ARGO मनोज बगोरिया ने हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं को रवाना किया। बता दें कि 7 अगस्त को ये दल शारदा पर्यटक आवास पर पहुंचा था। यहां पारंपरिक रीति रिवाजों से भक्तों का स्वागत किया गया था। बता दें कि यात्रा को लेकर शिव भक्त काफी उत्साहित हैं। उन्होंने मौजूदा व्यवस्था को लेकर प्रशासन का आभार जताया। इनका जो कल्चर है उससे हमारा स्वागत हुआ है और मोदी जी ने और यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है और यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है। यहाँ के कल्चर की जो ड्रेसेस वगैरह है, संस्कृति है, उससे उन्होंने हमारा स्वागत किया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 9वें दल को हमने इसको झंडी दिखाई है।
इससे पहले जो हमारे 8 दल पहुंच चुके हैं और 5वां दल, मैं अभी जैसे जानकारी जुटा रहा था यहाँ के टीआरसी मैनेजर से, 5वां दल जो है आज हल्द्वानी पहुंच रहा है, वापस लौट रहा है और हम जो है 8 दल अभी तक पहुंचा चुके हैं। मैं सभी आगंतुकों, श्रद्धालुओं को इस यात्रा हेतु शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। कांवड़ यात्रियों के लिए उत्तराखंड पुलिस ने अलग रूट की व्यवस्था की है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कांवड़िए मसूरी के रास्ते से यात्रा कर रहे हैं। गुरुवार को भी कोठाल गेट स्थित चेक पोस्ट पर कई कांवड़ यात्री पहुंच गए और मसूरी जाने की जिद करने लगे। इस दौरान पुलिसकर्मियों और कांवड़ियों की नोकझोंक हो गई। हरियाणा से आए हैं। कहाँ जा रहे हैं? यमुनोत्री जाना है। यहाँ पर तो रास्ता बंद है, यहाँ से जाने नहीं देते हैं। किस तरीके आगे कोई रास्ता तो नहीं है किसी साइड में। वो वाया विकास नगर जाना होता है। विकास नगर से घूम के आए हैं, वापसी यहीं भेज दिया हमको। वहाँ से क्यों नहीं जाने दे रहे? हमको वहाँ से नहीं बोले, 4 धाम की यात्रा दूसरी जगह से, दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। कहाँ से आए आप लोग? हरियाणा से आए हैं। ऊपर नहीं जान दे रहे, मेन रास्ता है हमारा ये। हम नीचे से 2 घंटे हो गए, मैं घूमते नीचे भेजा, नीचे से फिर ऊपर भेज दिया। सर्कल घूम के फिर यहीं पे आ गए। हम पिकनिक पे थोड़ी नहीं आ रहे हैं, जल लेने आए हैं। यमुनोत्री जाना है हमें, और हमारा पागल बनाया जा रहा है। तानाशाही चल रही, भेजने नहीं, जाने नहीं दे रहे। हल्द्वानी में नगर निगम की बोर्ड बैठक हुई, जिसमें 15 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। मेयर गजराज बिष्ट ने बताया कि निगम क्षेत्र में बिजली के पोलों को लेकर आ रही समस्या को दूर करने के लिए 200 नए पोल खरीदने का प्रस्ताव पास हुआ है। इसके अलावा नगर निगम की 1240 दुकानों के किराए को 50% बढ़ाने पर मुहर लगी है। वहीं शहर में खुलने वाली कबाड़ और स्क्रैप की दुकान अब नगर निगम की परमिशन से खुलेंगी। वहीं नगर निगम गंगापुर कबड़वाला की गौशाला में बायोगैस प्लांट भी लाएगा। साथ ही 2 वार्ड में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन चार्ज को ऑनलाइन वसूलेगा। 200 विद्युत पोल निगम को चाहिए थे, वो उसको खरीदने का प्रस्ताव हमने पारित किया है। सफाई व्यवस्था और अन्य कामों के लिए कुछ वाहन हमको चाहिए थे, उस प्रस्ताव को हमने पारित किया है। और जहाँ पर हमारा ये ऑफिस है, इसके ठीक पीछे जो स्थान है, उस पर सिंगल विंडो बनाने के लिए हमने एक भवन निर्माण का जो निर्णय लिया था, उसको हमने इस बोर्ड में पारित किया है। तो नगर निगम का सुभाष नगर स्थित एक हमारे पास भवन है जो खाली था, उसको क्षेत्रीय कार्यालय, और वहाँ पर हम जितना भी हमारा सफाई व्यवस्था की चीज़ें होंगी वो सब उस ऑफिस में उसको शिफ्ट हम करेंगे। नैनीताल में भारी बारिश ने दुश्वारियां बढ़ा दी है। आलम यह है कि बरसाती नाली उफान पर है और शहर कोहरे की चादर से ढका हुआ है। उधर नैनी झील भी वीरान पड़ी हुई है। पर्यटन कारोबारियों ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के चलते पर्यटकों की संख्या में कमी आई है और इसका असर उनके व्यापार पर पड़ रहा है। ऐसे में व्यापारियों को बारिश के रुकने का इंतजार है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर रुक करेंगे हेडलाइंस का। उत्तराखंड में बीजेपी का जेनजी फॉर्मूला, 2027 चुनाव में पार्टी का युवाओं पर फोकस, हारी सीटों पर दिग्गज नेताओं की परीक्षा। चंपावत के बनबसा रेलवे स्टेशन पर अब रुकेगी अमृतसर टनकपुर एक्सप्रेस। रंग लाई केंद्र रेल मंत्री से सीएम धामी की मुलाकात, मुख्यमंत्री ने किया था अनुरोध। राजधानी देहरादून में अग्निवीर योजना के खिलाफ कांग्रेस का मार्च, सरकार से की योजना को वापस लाने की मांग। रैली में शामिल हुए पूर्व सैनिक। और किच्छा से एसआईआर की नोटिस प्रक्रिया को लेकर खड़ा हुआ नया बखेड़ा। कांग्रेस विधायक ने ऑनलाइन आपत्तियों के खिलाफ खोला मोर्चा, दिखाए फर्जी फॉर्म 7 जांच की मांग।